नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसमें हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनके चैप्टर्स को हम बैक टू बैक रिव्यू करेंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सीबीएसई क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 9 को रिव्यू करूंगा और मैं ये जो चैप्टर है उसको कई पार्ट में रिव्यू करूंगा ताकि एक साथ रिव्यू करने के बाद जो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, बड़ी टीडियस हो जाती है, उससे आप लोगों को छुटकारा मिले। मैं इस वीडियो को इतनी इजी लैंग्वेज में और इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बोलूँगा या बताऊंगा आप लोगों को कि आप लोगों को इस वीडियो देखने के बाद किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। और मैं सीबीएसई क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताता भी चलूँगा कि इस किस लाइन में क्वेश्चन बन सकता है और कौन से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, पॉसिबिलिटीज़ कैसी है क्वेश्चंस आने की। तो सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो का आनंद लीजिए, अपनी नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं आज का सफ़र। ये है वीडियो का पार्ट नंबर 1 जिसमें हम बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। यू हैव रेड इन द लास्ट चैप्टर दैट राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ जो कि सीबीएसई क्लास 12th के इस एकेडमिक ईयर का हिस्सा हैं कि चैप्टर 8 कट कर दिया गया है, रीजनल एस्पिरेशन कट कर दिया गया है। तो उस चैप्टर में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताया गया था। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। ये पॉइंट टू रिमेंबर है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उसके बाद भारत में लीडरशिप वैक्यूम आ गया क्योंकि देश बिना प्रधानमंत्री के चल नहीं सकता। दो लोगों का नाम आने लगा क्योंकि तुरंत इलेक्शन करवा नहीं सकते थे। दो लोगों का नाम निकल कर आने लगा, सबसे पहला प्रणब मुखर्जी और दूसरा राजीव गांधी। लेकिन राजीव गांधी को तवज्जो इसलिए दी गई क्योंकि राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बेटे थे, वारिस थे। तो इंदिरा गांधी के बाद उनकी ही ताजपोशी होनी थी। तो राजीव गांधी को आनन फानन भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है हमारे देश का राष्ट्रपति। और उस वक्त हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, वो इंडिया में नहीं थे, वो आउट ऑफ इंडिया दौरे पर गए थे किसी देश के। तो आनन फानन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया बिना राष्ट्रपति की सलाह के। ही लेड द कांग्रेस टू अ मैसिव विक्ट्री इन द लोकसभा इलेक्शंस held immediately thereafter in 1984। उसके बाद 1984 में जब भारत में जनरल इलेक्शन हुए, सिंपैथी वोट के दम पर राजीव गांधी को भारत के राजनीति की आज तक की सबसे बड़ी जीत मिली। राजीव गांधी को टोटल 415 सीटें मिली लोकसभा में। As the decade of the 80s came to a close, the country witnessed 5 developments that वर टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आवर पॉलिटिक्स। और दोस्तों, 80 का दौर ख़त्म होते होते 90 के दौर में शुरुआत में हमारे देश में 5 कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए या ऐसे बदलाव हुए, कुछ ऐसे इवेंट हुए जिसने हमारे देश की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उन्हीं 5 बदलावों को, उन्हीं 5 इवेंट्स को, डेवलपमेंट को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है बैक टू बैक। Point number 1. First, the most crucial development of this period was the defeat of the Congress Party in the election held in 1989। सबसे पहला जो क्रूशल डेवलपमेंट था इस पीरियड का, कांग्रेस पार्टी की हार 1989 के इलेक्शन में। 1984 में जहां कांग्रेस की मैसिव विक्ट्री हुई, ठीक उसके 5 साल बाद के इलेक्शन में कांग्रेस की हार हुई। The party that had won as many as 415 seats in the Lok Sabha in 1984 was reduced to only 197 in this election। जो पार्टी 1984 में 1984 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 415 सीट जीत कर आई,
ठीक उसके 5 साल के बाद उस पार्टी की ये दुर्दशा हो गई कि सिर्फ 197 सीट्स पे सिमट के रह गई 1989 में कांग्रेस पार्टी। द कांग्रेस इम्प्रूव्ड its performance and came back to power soon after the midterm election held in 1991। लेकिन 89 में जो कोलेशन की सरकार बनी, मतलब 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, क्योंकि किसी के पास भी मेजॉरिटी सीटें नहीं थी। अब कोलेशन गवर्नमेंट में दिक्कत ये होती है दोस्तों कि आइडियोलॉजी नहीं मिलती है, सोच नहीं मिलती है, तो शुरू में लालच में सपोर्ट देकर सरकार तो बनवा लेते हैं, बाद में जाकर एक दूसरे का कहा ना मानने पर अपनी सपोर्ट वापस ले लेते हैं। और वही हुआ 1989 में कोलेशन की गवर्नमेंट बनी, लेकिन 1991 में आपसी डिस्प्यूट के कारण, आपसी रंजिश के कारण सरकार गिर गई और 1991 में भारत में मिड इलेक्शन हुए और कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन मेजॉरिटी नहीं जीत पाए, अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बैक टू पावर में आए। इस बार कोलिशन में बैक टू पावर में आए। But the election of the 1989 marked the end of what political scientists have called the Congress system। लेकिन 89 में 1989 में जैसे ही कांग्रेस की हार हुई, हमारे देश में अभी तक जो सो कॉल्ड कांग्रेस सिस्टम चलता चला आ रहा था उसका समापन हुआ। क्योंकि अगर आप 1947 से 1989 तक उठाकर देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 15 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस से, फिर आपका 2 साल लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस से, उसके बाद इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 1977 मतलब 11 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री रही कांग्रेस से। हाँ, 1977 टू 79 कांग्रेस की सरकार गिरी, जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद इंदिरा गांधी फिर 1980 से 1984 4 साल कांग्रेस की सरकार रही, 1984 से 1989 राजीव गांधी फिर उनकी सरकार रही। तो सो कॉल्ड कांग्रेस सिस्टम हमारे देश में चलता चला आ रहा था, उसका 89 में समापन हो गया। टू बी श्योर द कांग्रेस रिमेन्ड एन इम्पॉर्टेंट पार्टी एंड रूल द कंट्री मोर देन एनी अदर पार्टी इवन इन दिस पीरियड सिंस 1989। लेकिन दोस्तों वो कांग्रेस पार्टी जो 1947 से लेकर 1989 तक लगातार भारत में राज करती चली आ रही थी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टी थी, क्योंकि 1884 में कांग्रेस बनी, कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उनके पास एक अच्छा खासा बैकअप था, एक अच्छी खासी इमेज थी, अच्छे खासे उसमें लीडर थे, तो कांग्रेस ने भारत पर अच्छी खासी हुकूमत की। ठीक है, लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं थी कांग्रेस के अलावा वोट करने की। 89 के बाद भी कांग्रेस भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर नहीं उभरी, लेकिन भारत की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा बना रहा, कभी कोलिशन गवर्नमेंट के तौर पर तो कभी आपका ऑपोजिशन के तौर पर। बट इट लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी इट अर्लियर इंजॉयड इन द पार्टी सिस्टम। लेकिन कांग्रेस की जो सेंट्रलिटी थी, कांग्रेस के जो वर्चस्व था कि 415 सीटें जीतना, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, सरकार बनाएंगे, उसका द एंड हो गया, उसकी सेंट्रलिटी ख़त्म हो गई, उसका वर्चस्व, उसका दबदबा ख़त्म हो गया। ये देखो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, अक्सर आप लोगों को पिक्चर क्वेश्चंस आते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट अमूल द मेजॉरिटी वोट, कांग्रेस लीडर सीताराम केसरी विड्रो द क्रचेस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देवेगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। 1996 में एस.डी. देवेगौड़ा की सरकार बनी थी, जिसको यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट कहा जाता है, आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उनको कांग्रेस का सपोर्ट था। इसमें दिखा रहा है कि किस तरह बैसाखी पर बनी सरकार यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की, सीताराम केसरी जो कि कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने वो बैसाखी छीन ली, अपना सपोर्ट छीन लिया और यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट धराशाही हो गई। तो कांग्रेस गवर्नमेंट कि बिना कांग्रेस के सपोर्ट की गवर्नमेंट नहीं बना सकते। सेकेंड डेवलपमेंट था दोस्तों वॉज द राइज ऑफ द मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स। मंडल इशू का राइज नेशनल पॉलिटिक्स में। दिस फॉलोड द डिसीजन बाय द न्यू नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट इन 1990। 1990 की नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू कर दिया था। मतलब दोस्तों 27% रिजर्वेशन दे दिया था ओबीसीज को। कहाँ पर? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में और एजुकेशनल सेक्टर में।
दिस लेड टू वॉयलेंट एंटी मंडल प्रोटेस्ट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जैसे ही ये नियम लागू हुआ पूरे भारत में जनरल कास्ट के लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसको नाम दिया गया एंटी मंडल प्रोटेस्ट का। दिस डिस्प्यूट बिटवीन द सपोर्टर एंड ओपोनेंट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन वाज नोन एज मंडल इशू। और ये कुछ लोग जो कि ओबीसी के थे, ओबीसी रिजर्वेशन के सपोर्ट में थे, और कुछ लोग जो कि उसके अगेंस्ट में थे, जो कि जनरल कास्ट के थे, तो उनके बीच का जो टसल था, उनके बीच का जो द्वेष था, बैर था, उनके बीच का जो टग ऑफ वॉर था, वो मंडल इशू बना। और 1989 के बाद भारत की पॉलिटिक्स को शेप करने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा। अगर आप में से कोई उत्तर प्रदेश से है तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन की ही राजनीति खेली जाती है। कास्ट नो बार, क्लास नो बार, अमूल बार बार, अमूल बटर एवरी मंडल चॉइस। मतलब दोस्तों इसमें ये दे रखा गया है अ रिएक्ट टू मंडलाइजेशन, कि हमें कास्ट पे पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें क्लास पर पॉलिटिक्स नहीं चाहिए, हमें अमूल चाहिए, अमूल चाहिए और बार बार चाहिए। अमूल बटर जो सबकी चॉइस है, ओबीसी की भी और जनरल की भी। तीसरा है दोस्तों इकोनॉमिक पॉलिसीज़। आप सब लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, बहुत सारे आप लोगों में से इकोनॉमिक्स ऑप्ट किए होंगे, जिसमें आप लोगों ने एलपीजी स्कीम के बारे में पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि 1991 के दौर में भारत की स्थिति ये हो गई थी कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में, जो देश की तिजोरी होती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होती है, उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था कि एक हफ्ते का ही ट्रेड भारत कर सकता था। तो भारत को समझ में आ गया था कि उसको अपने इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, और भारत ने वही किया। एलपीजी स्कीम भारत ने अडॉप्ट किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। दिस इज़ नोन एज द इनिशिएशन ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम और द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा गया, जो कि राजीव गांधी की सरकार के दौरान स्टार्ट हो चुका था, लेकिन पहली बार लोगों की नज़र में कब आया? 1991 में। एंड रेडिकली चेंज द डायरेक्शन दैट द इंडियन इकोनॉमी हैड परस्यूड सिंस इंडिपेंडेंस। और वो भारत जो कि आज़ादी के बाद क्लोज इकोनॉमी था, मतलब हम किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करते थे, हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इतना बोला बाला नहीं था, हमारे देश में ट्रेड में टैक्स लगाया जाता था, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। और भारत ने अपनी इकोनॉमी को मिक्स कर दिया, मतलब आधा ओपन आधा क्लोज, एलपीजी स्कीम लागू करके। These policies have been widely criticized by various movement and organization। देखिए, जब भी कोई परिवर्तन आता है ना, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने से डरते हैं। तो इस पॉलिसीज़ का भी जमकर विरोध हुआ, कई सारी गवर्नमेंट ने, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इसके खिलाफ मूवमेंट्स निकाले, लेकिन लोगों को समझ में आ गया था कि देश को इसी स्कीम ने बचाया है। और 1989 के बाद भारत में जितनी भी सरकारें बनी, सब ने इस इकोनॉमिक पॉलिसी का सपोर्ट किया, क्योंकि भारत दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू हो गया था। आज जो भारत का दर्जा है पूरे विश्व में, वो ओनली बिकॉज ऑफ दिस एलपीजी स्कीम है। चौथा है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, Manmohan Singh, the then finance minister with Prime Minister Narasimha Rao in the initial phase of the new economic policy. Risky difficulty, yes, but once we reach there, all our worries will be over. Think of that कि रिस्क है, मगर अगर एक बार हम इसको अपना लेंगे ना, तो हमारे सारे वरीज खत्म हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी का पूरा एक ब्रिज आपको बनाना पड़ेगा। लोन, फॉरेन कैपिटल, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। ऊपर आपको मनमोहन सिंह नजर आते हुए, नीचे आपको पीवी नरसिम्हा राव नजर आते, और यहाँ पे लिखा है न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर अंडर कंस्ट्रक्शन विच इज कॉल्ड एलपीजी स्कीम। और ये चित्र दोस्तों द ग्रेट आर के लक्ष्मण ने टाइम्स ऑफ इंडिया में बनाकर छपवाई थी। चौथा है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, बच्चा जिसको जानता है, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ऑन 6 December 1992। This event symbolized and triggered various changes in politics of the country and intensified debates about the nature of Indian nationalism and secularism। जैसे कि बाबरी मस्जिद गिराई गई, भारत में
नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म को लेकर डिबेट शुरू हो गया। राष्ट्रीयवाद दोस्तों और सेकुलरिज्म मतलब हर धर्म का भारत में स्वागत है, आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, धर्म के बेसिस पे किसी को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इट इज़ कॉल्ड सेकुलरिज्म। तो पहली बार भारत में नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म पे डिबेट स्टार्ट हुआ और एक नई पॉलिटिकल पार्टी का उदय हुआ जिसको भारतीय जनता पार्टी कहा गया, जिसकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व बताई गई। और आज वो पॉलिटिकल पार्टी भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर है, जिसमें कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। आ रिएक्शन टू राइजिंग कम्युनलिज्म, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो पूरे भारत में हिंदू मुसलमान बंटवारे हुए, दंगे फसाद हुए, तो लोगों ने यही कहा कि भैया सबका मालिक एक, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। कम्युनलिज्म दोस्तों क्या होता है? जब जाति की राजनीति होती है, जब धर्म की राजनीति होती है। और आखिरी है दोस्तों पांचवा, द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी की 1991 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान श्रीलंका की एक मिलिटेंट ग्रुप लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम ने हत्या कर दी और इसके बाद भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई, क्योंकि 1991 के इलेक्शन में जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस भले ही मेजॉरिटी नहीं पा पाई, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी और राजीव गांधी जो कि प्रधानमंत्री बनाए जाने वाले थे, उनकी हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि LTTE का फुल फॉर्म क्या है, ये एक नंबर में आ सकता है। इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। और दूसरा, राजीव गांधी की हत्या तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर नाम के जगह पर हुई थी। 1991 में LPG स्कीम जब लागू की गई थी, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी, प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और मनमोहन सिंह क्या थे दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्टर। LPG स्कीम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और दोस्तों याद रखिएगा, बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 6 दिसंबर 1992 को, 6 दिसंबर 1992। तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो का पहला पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। ये पार्ट कैसा लगा? अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए और अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। गुड बाय, टेक केयर, टू बी कंटिन्यू।